भारत और यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी होने की घोषणा कर दी है। इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। डील के तहत भारत को यूरोपियन यूनियन में 97% टैरिफ लाइन पर प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा। इसके तहत भारत के करीब 90.7% एक्सपोर्ट पर ड्यूटी खत्म हो जाएगी। बदले में भारत ने यूरोपियन यूनियन को 92.1% टैरिफ लाइंस पर प्रेफरेंशियल एक्सेस देने का वादा किया है, एक्सेस दे दिया है। तो सर, पहला सवाल तो यही है कि ठीक है, बातचीत पूरी हो गई है, समय सीमा अब क्या मिल रही है और उसे कैसे समझा जाए? कि ये सबसे बड़ी डील है भारत की। इतने दिनों में 22 साल इस डील को होने में लग गए और उसके बाद जो आई है, इसमें तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो सुर्खियों के पार हैं और इसलिए आज बहुत सारी चीज़ें जो सरकार की तरफ से कही गई उसमें डिटेल्स नहीं थे। भीतर जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप जान सकें। खासतौर से भारत में जो स्टॉक के इन्वेस्टर्स हैं या जो कंपनियाँ हैं जो यूरोपियन यूनियन को निर्यात करती हैं, उनके लिए जानना ज़रूरी है। बातचीत पूरी हो गई, आज दस्तखत अभी नहीं होंगे। इसमें 1 साल कम से कम लगेगा इसे लागू होने में, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट इसकी रेटिफिकेशन करेगी। कानूनी पहलू देखे जाएंगे जिनको लीगल स्क्रबिंग करते हैं और 2027 में शायद इस पर दस्तखत होंगे, यानी करीब करीब 1 साल बाद लागू होगी। कितना हिस्सा तत्काल लागू होगा, कितना क्रमशः लागू होगा या बाद में तय होगा, लेकिन 6 से 7 साल का इंप्लीमेंटेशन शेड्यूल है। यहाँ हम आपको कहना चाहते हैं, इसी बात की आशंका थी। अगर आप लगातार माइनस पॉइंट को देख रहे हैं तो हमने बराबर कहा था कि एफटीए के एक नए तरीके आ गए हैं जिसमें यूरोपीय समुदाय और यूरोप के देश भारत के साथ एफटीए तो करते हैं पर उनको तत्काल लागू नहीं करते, लंबे समय में 6-7 साल में। और 6-7 साल में दुनिया की परिस्थिति, व्यापार, उद्योग, तकनीक कहाँ तक बदलेगी, ये अंदाज करना मुश्किल है। हाँ, अगर आप हेडलाइन के तौर पर देखें तो ये इसमें एक बड़ा हिस्सा 90% के आसपास जो टैरिफ लाइन है वो कवर हो रही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है शुभम की, इस डील में पर आने से पहले यूरोपियन यूनियन ने भारत को जीएसपी वाली सारी टैरिफ्स खत्म कर दिए थे, उनका लाभ खत्म कर दिया था क्योंकि एफटीए होने वाला था। अब वो जीएसपी वाले जो सेक्टर हैं जिनको जो सस्ती ड्यूटी मिलती थी, करीब करीब 9% की ड्यूटी से टेक्सटाइल को लें तो मिलती थी, इन्हें 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। जब ये डील आने वाले समय में आएगी तब इन्हें इसका लाभ मिलेगा, ऐसा संकेत दिख रहा है। केवल 13-14% एक्सपोर्ट ऐसे बचे हैं जिनको जीएसटी का लाभ मिलेगा। तो शायद भारत सरकार अपनी तरफ से इस बात की कोशिश करेगी कि डील का क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी कराया जा सके। हालांकि यूरोपियन संघ काफ़ी जटिल व्यवस्था है, काफ़ी जटिल ट्रेड ब्लॉक है, तो उसे ऐसा करने में लंबा समय लगता है। तो ये तो हुई टाइमलाइन की बात जो हमें दिख रही है। अगले साल से क्रियान्वयन और कई हिस्सों का क्रियान्वयन 5 से 6 साल में। सर, अब दूसरा हिस्सा जिस पे सबसे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, सबसे ज़्यादा देखा जाता है, सामान क्या है जिन पर रियायतें मिल रही हैं? भारत ईयू के सामान पर क्या रियायत दे रहा है? कि ईयू को तात्कालिक तौर पर भारतीय बाजार में 3 बड़ी रियायतें चाहिए थीं जिनके लिए ईयू पूरी दुनिया के बाजारों में डील कर रहा है। संदर्भ से थोड़ा बाहर जाके बताएं, मर्कोसूर की जो डील हुई थी जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, जिसमें किसानों ने वहां आंदोलन किया था, वो भी ऑटोमोबाइल को लेकर थी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की स्थिति में, चीन की तरफ से ईवी की प्रतिस्पर्धा की स्थिति में यूरोप की जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, जिसमें जर्मनी की कंपनियां हैं, फ्रांस की कंपनियां, मर्सिडीज बेंज, रेना, इन कंपनियों के लिए को दुनिया भर का बाजार चाहिए और ये लग्जरी और महंगी कारें बनाती हैं जिन पर भारत में काफ़ी ड्यूटी लगती थी। ऑटो प्राइस में जो हाई प्राइस यू कारें हैं उन पर 100 से 110% ड्यूटी भारत में लगती है, जो तुरंत 40% हो जाएगी। तुरंत का मतलब है, समझिए कि जिस तारीख से ये लागू होगी अगले साल वहां से हो जाएगी और फिर ये 10% तक आ जाएगी। वाइन और स्पिरिट पर भारत सरकार ने इस बात पर सहमत कर लिया ईयू को कि इस पर टैरिफ में कटौती, जहां 120-125% की टैरिफ की कटौती है, उसमें 10 से 15 साल में कमी होगी। लेकिन अंदर की बात समझिए, जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं, जो भारत के हाई सोसाइटी में जिन वाइन और स्पिरिट्स की कंजम्पशन होता है, उस पर रेट में कट तुरंत होगा। औसत ड्यूटी करीब 9 से 10% के आसपास रहेगी। ऑटो पार्ट्स पर प्लास्टिक पर, केमिकल पर 10% की कटौती होगी। सिंगल डिजिट में आएगी, जीरो नहीं हो रही है, भारतीय बाजार में सिंगल डिजिट में आएगी, लेकिन एक बड़ी कटौती होने की संभावना है। यह फायदा ईयू को तात्कालिक तौर पर, तो ईयू के 3-4 जो बड़े एक्सपोर्ट थे वो एक्सपोर्ट फिलहाल इस डील का हिस्सा बनकर सामने आ गए। तो आप मान सकते हैं कि अगले 1 साल बाद मर्सिडीज बेंज जैसी और बाकी इस तरीके की बड़ी कारें भारतीय बाजारों में इस डील के लागू होने के बाद सस्ती होंगी। भारतीय ऑटो उद्योग को इसकी चुभन महसूस होगी। सर, एक सवाल और ये था कि निर्यात का क्या ड्यूटी स्ट्रक्चर बनेगा फिर?
यह बड़ा दिलचस्प और पेचीदा बात है, हालांकि इस पर हम लोग विस्तार से हम इस बार के अर्थ में आपसे बात करेंगे। चूंकि ईयू में बेसलाइन टैरिफ पहले से ही 3-4% था, इसलिए भारतीय निर्यातकों के लिए थोड़ी चुनौती ज्यादा है। बेसलाइन 3 से 4% है और ईयू टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग पर 10% की ड्यूटी लगाता है, इसमें कमी आएगी। ज्यादातर टेक्सटाइल, अपरेल, लेदर, फुटवियर, जेम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पर 0 या उसके आसपास की ड्यूटी आएगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि इस पर सीबीएम लागू हो सकता है, जिस पर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि सीबीएम के कारण, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के कारण इनकी लागत बढ़ सकती है। तो भारतीय इन निर्यातों को, जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, टेक्सटाइल, अपैरल की लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, इनके लिए डील लागू होने के बाद ईयू के बाजार में पहुंचने में आसानी होगी। इनके लिए ड्यूटी में कमी आ सकती है। बिजनेस सर्विसेज के लिए भी थोड़ी आसान पहुंच दिखाई देती है। चलिए, एक और हिस्सा था सर इसका, वो था कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म का, उसका क्या होगा? ज्यादा सरकार ने नहीं बोला, पर सच अंदर से बात यह है कि भारत सरकार ईयू को इस बात के लिए राजी नहीं कर सकी कि कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म को सस्पेंड कर दिया जाए, टाल दिया जाए। और यही सबसे गहरी बात है इस पूरी डील की, जिसे खोलकर समझना जरूरी है। कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म के तहत जो 1 फरवरी से डेफिनेटिव स्टेट में आ गया है, उसमें जो गहन कार्बन उत्सर्जन वाले क्षेत्र हैं, जहां पर ऐसी बिजली का इस्तेमाल होता है जिससे कार्बन का उत्सर्जन होता है, उस पर स्पेशल ड्यूटी लगाई जाएगी। कंप्लायंस की कॉस्ट है। भारतीय निर्यातकों के लिए लागत करीब 20 से 35% तक, कुछ शिपमेंट में 35% तक चली जाएगी। 2026 से इस रिपोर्टिंग सख्त कर दी गई है। कौन कौन से सेक्टर से प्रभावित होंगे? स्टील, एल्युमिनियम और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। अगर आप ताजे आंकड़े देखें तो इसके असर के कारण भारत का जो इंजीनियरिंग निर्यात था यूरोप को वो पिछले 1 साल में गिरा है, उसमें कमी आई है। इस फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर का उतना निर्यात नहीं है, लेकिन और भी कई सारे उद्योग जो बिजली, जो थर्मल पावर से चलते हैं, उनके लिए पर यह टैक्स लगेगा। भारत की तमाम कोशिशों के बाद भी ईयू ने इस डील में यह कहा कि वो सिर्फ भारत को यह गारंटी दे सकता है, शुभम, कि हम अगर हम किसी दुनिया के अन्य देश को सीबीएम में रियायत देंगे तो वो रियायत भारत को भी मिलेगी। और यहां एफटीए की रियायतें बैलेंस हो जाती हैं। यानी जितनी रियायत आपको एफटीए के तहत ड्यूटी में बाजार में पहुंचने के लिए मिल रही है, अगर आप ऐसा उत्पाद बना रहे हैं जिससे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, जिसमें बिजली, थर्मल पावर लगती है, तो वो टैक्स आपको आने वाले दिनों में पे करना पड़ेगा अगर आप ईयू के बाजार में जा रहे हैं। और यही एक बड़ी चुनौती है जो इस डील के असर को, भारतीय निर्यातकों के लिए फायदे को सीमित कर देगी। खासतौर से स्टील, एल्यूमिनियम जो बड़े हैं और ये कच्चे माल हैं, बहुत सारे उत्पादों में लगते हैं, तो वो सारा कार्बन का जो सीबीएम का मैकेनिज्म है वो उसमें कैरी होगा। भारत सरकार ने कोशिश बहुत की, पर ईयू की तरफ से इसमें कोई बड़ी रियायत इस डील में नहीं दी गई। सर, एक आखिरी सवाल, ठीक है, ये सारे हमने अलग अलग तो हिस्से देख लिए, फाइनली खोया क्या, पाया क्या, रणनीतिक विश्लेषण क्या है इसका? मैसेजिंग बड़ी है, भारत ने केवल मैसेजिंग बड़ी है, बाकी तो हिसाब हमने आपको बता दिया कि कौन सी परिस्थितियां हैं। 22 साल बाद भारत को एफटीए मिला। दोनों तरफ से, ईयू की तरफ से भी संकेत दिए गए अमेरिका को, और भारत की तरफ से भी संकेत दिए गए कि दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक के साथ डील कर रही है। लेकिन ईयू ने जीएसपी हटाया और सीबीएम, जो बड़ी निष्पक्ष तरीके से अगर आप डील का संतुलन समझने की कोशिश करें भीतर जाकर, तो ईयू ने जीएसपी हटाकर और सीबीएम से भारत की बार्गेनिंग पावर कमजोर कर दी। भारत के निर्यातकों के लिए उतना फायदा नहीं हुआ। एफटीए भारतीय सामानों को वरीयता तो देगा, बाजार में पहुंचने का रास्ता तो देगा, लेकिन क्लाइमेट की शर्तों पर। इसलिए भारतीय कंपनियों को अपने यहाँ ग्रीन एनर्जी में, अपने उत्पादन में क्लाइमेट चेंज की शर्तों को शामिल करना होगा। डीकार्बनाइज करने वाली फर्म्स, स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो, फार्मा, आईटी सर्विसेज इस बाजार में जीत जाएंगे। इसे आप बेहतर ये भी मान सकते हैं कि एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अगर भारतीय कंपनियों को ईयू के बाजार में अपना माल बेचना होगा तो उनको डीकार्बनाइज करना होगा, उन्हें ऐसी बिजली का इस्तेमाल करना होगा, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का, जिसका कार्बन उत्सर्जन नहीं हो, तो नहीं तो वहां पर 20% के आसपास का जो टैक्स या टैरिफ आएगा वो आएगा। लेकिन जो कार्बन हैवी मेटल प्रोड्यूसर्स हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, जो विश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण है, जो कार्बन हैवी मेटल प्रोड्यूसर्स हैं और जो ईयू को निर्यात करने वाले क्लस्टर्स हैं, उनको तात्कालिक तौर पर अभी दोहरा नुकसान है। एक तो उनका जीएसपी भी गया, उनको एमएफएन टैरिफ में डाल दिया गया, और सीबीएम भी उनके ऊपर लगाया गया है। बाकी 1 साल के बाद जब ये
डील लागू होगी एक साल अगले एक साल में, तब हमें अलग अलग क्षेत्रों से इसका असर दिखाई देगा। तो अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं और ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जो ईयू के साथ ट्रेड करती हैं, तो उनका कार्बन इंडेक्स समझने की कोशिश करिएगा। बाकी सब चीज़ें हटा दीजिएगा, ये देखिएगा कि वो कौन सी बिजली बना रही हैं और वो कितना कार्बन उत्सर्जन करती हैं, क्योंकि इस डील के पूरे केंद्र में जो फायदे हैं वो इस बात से निर्भर होंगे कि आप ग्रीन हैं या आप कार्बन एमिशन से भरे हुए हैं। सर, दो सवाल भी आए हैं, मुझे लगता है लोगों का जानने की रुचि है, तो वो मैं आपसे पूछता हूँ। डॉक्टर स्वामी बोरा सर हमारे प्राइम मेंबर हैं, फार्म सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं कि ये जो सरकार ने फार्म सेक्टर खोला है, नहीं खोला है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं भारत की तरफ से? डेयरी और फार्म सेक्टर को इससे बाहर रखा गया है, बिल्कुल दोनों तरफ से भी। हालांकि ईयू का, और इसमें भारत सरकार सफल रही ईयू को समझाने में, मनाने में, और यही ट्रेड डील के नेगोशिएशंस होते हैं कि हमने कार्बन मान लिया पर हम एग्रीकल्चर नहीं करेंगे। तो भारत ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को, डेयरी को और उसको इससे बाहर रखा, और फिलहाल लंबे दौर की वार्ताओं में भी अभी इसका हिस्सा नहीं, और ईयू ने भी नहीं कहा, क्योंकि ईयू को अपनी एक ही, अगर आप माने फार्म कमोडिटी या फार्म प्रोडक्ट के बारे में भारतीय बाजार चाहिए था, वो वाइन और स्पिरिट्स का था। उसमें बराबर की बात हो गई, जो महंगी वाइन हैं उन पर तत्काल ड्यूटी कट होगा और बाकी में लंबे समय में होगा। तो एग्रीकल्चर इससे बाहर रखा गया है। तो समीर जी, एग्रीकल्चर से बाहर है। सर, दूसरा योगेश जी का सवाल है। योगेश जी पूछ रहे हैं सर, लेदर, गारमेंट, लेदर, ये जो सेक्टर हैं रोजगार के लिहाज से इंपॉर्टेंट, इनके लिए कैसी है ये डील? डील सुर्खियों में बहुत अच्छी है, क्योंकि इनमें एक तो पहली चीज है कि इनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन पर यूरोप में कम ड्यूटी लगती थी। दुनिया के कई अर्थव्यवस्थाओं में जिनसे भारत एफटीए कर रहा है, वहाँ बेसलाइन टैरिफ कम है, भारत में बेसलाइन टैरिफ ज्यादा थे। तो वैसे भी था, इसमें कई जीएसपी का भी बेनिफिट लेते थे। अब उन्हें जीरो ड्यूटी के लेवल पर लाया जाएगा, या हो सकता सिंगल डिजिट की ड्यूटी लगे 2 या 3% की। बट यहाँ इसके ऊपर वो जो एक सीबीएम का लेवल लगा है ना, उसे देखना होगा कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी कार्बन इंटेंसिटी कितनी है और उसकी कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। क्वार्टरली लेवल पर कंपनियों को अपने कार्बन उत्सर्जन का डेटा देना पड़ेगा, उसकी सूचनाएं देनी पड़ेंगी। तो फायदा इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए है, एफटीए में उन्हें रियायत मिल रही है, लेकिन उनमें से कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो कार्बन वाली बाधा पार कर पाएंगी, ये देखना होगा, जैसा हमने आपसे कहा। तो इसलिए उन कंपनियों को करीब से देखिएगा अगर आप निवेशक हैं कि वो कहां खड़ी होती हैं कार्बन के में। जैसे कि टेक्सटाइल कंपनियां हैं, अगर टेक्सटाइल कंपनियां थर्मल पावर का इस्तेमाल कर रही हैं तो उनका कार्बन इंडेक्स खराब दिखाई देगा। स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर तो स्पष्ट रूप से सीधे तौर पर सामने इस पर प्रभावित हो ही रहे हैं।